हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा मित्र पर। आज की हमारी क्लास में हम भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित करंट अफेयर्स के कुछ स्पेशल और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कशन करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके नोटिफिकेशंस को इनेबल कर लीजिए, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। साथ ही चैनल पर पब्लिश किए गए जो वीडियोज़ हैं उनकी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप सिंपली उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं। तो हम ज़्यादा समय को ख़राब नहीं करते, हम चलते हैं आज के हमारे जो शामिल किए गए करंट अफेयर्स के दो टॉपिक्स की बात करते हैं। तो जिसमें से हमारा पहला टॉपिक है न्यायालय की अवमानना, यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। और जो दूसरा हमारा इसमें हमने टॉपिक जो ऐड किया है वो है एक साथ चुनाव, यानी सिमिल्टेनियस इलेक्शंस। ये दो टॉपिक्स हैं जो हमने आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में इंक्लूड किए हैं। तो इनमें से हम हमारे पहले टॉपिक पर चलते हैं, जो है न्यायालय की अवमानना अर्थात कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये चर्चा में किस लिए है। देखिए, हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने जो भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश को लक्षित करते हुए सोशल मीडिया पर की गई जो टिप्पणियां थी, उनके संदर्भ में अधिवक्ता और सह सक्रियतावादी प्रशांत भूषण को न्यायालय की अवमानना का दोषी माना है। प्रशांत भूषण, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उन पर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां की थी, और इसी वजह से इसे न्यायालय के जो अवमानना का दोषी उन्हें माना गया। तो इसके बारे में और अधिक जानने के लिए हम सबसे पहले जानते हैं कि मुलगांवकर सिद्धांत क्या है, मुलगांवकर जो प्रिंसिपल है वो क्या है। देखिए, उच्चतम न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध आलोचना वाले जो मामले होते हैं उनमें प्रशांत भूषण के अधिवक्ता ने मुलगांवकर सिद्धांतों के आधार पर न्यायालय से संयम बरतने का आग्रह किया। देखिए, एस मुलगांवकर जो है, तो एस मुलगांवकर बनाम अज्ञात जो वाद था, 1978 में एक वाद आया था। ये एक ऐसा मामला था जिसके कारण अवमानना के विषय पर एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया गया, और इसमें 2:1 के बहुमत से न्यायालय ने मुलगांवकर को अवमानना का दोषी नहीं ठहराया। जो मुलगांवकर है वो इंडियन एक्सप्रेस के तत्कालीन संपादक थे, और उन्हें इस न्यायालय की अवमानना का दोषी नहीं माना गया। जबकि उसी पीठ ने यह कार्रवाई भी शुरू की थी। ध्यान देने की बात है कि जिस पीठ ने कार्रवाई शुरू की थी, मुलगांवकर नाम के जो व्यक्ति थे, जो इंडियन एक्सप्रेस के तत्कालीन संपादक थे, उन पर जो जिस पीठ ने कार्रवाई शुरू की, उसी पीठ ने इस मामले के अंदर उन्हें इस अवमानना का दोषी नहीं माना। अवमानना संबंधी अधिकारिकता का पालन करने में सावधानी बरतने के इस परामर्श को मुलगांवकर सिद्धांत कहा जाता है। तो ये था मुलगांवकर सिद्धांत। अब देखिए, न्यायालय की अवमानना किसे कहते हैं, क्या होती है न्यायालय की अवमानना, इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए, जो कंटेम्प्ट यानी अवमानना जो है, उसका तात्पर्य किसी न्यायालय की गरिमा या उसके प्राधिकार के प्रति अनादर प्रकट करना। न्यायालय की गरिमा के प्रति अनादर या उसके प्राधिकार के प्रति अनादर प्रकट करना ही न्यायालय की अवमानना माना जाता है। ये इसकी परिभाषा कह सकते हैं। इस प्रावधान का जो औचित्य है वो ये है कि न्यायालय को ऐसे सुनियोजित हमलों से संरक्षण प्रदान करना है जो कि उस प्राधिकार को कम करते हैं या उसकी सार्वजनिक छवि को कलंकित करते हैं, तथा जिससे न्यायालय की जो निष्पक्षता है उसमें जनता के विश्वास का लोप हो सकता है। तो ऐसे मामलों को जो जिनका ये प्रभाव हो सकता है, उन्हें अवमानना की श्रेणी में डाला जाता है। साथ ही जो आर्टिकल नंबर 261 यानी अनुच्छेद 261 है, उसमें निर्दिष्ट किया गया है कि जो भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र यानी सब जगह पर संघ और प्रत्येक राज्य के सार्वजनिक कार्यों, अभिलेखों और न्यायिक कार्रवाइयों को पूरा विश्वास और पूरी मान्यता दी जाएगी, अनुच्छेद 261 में कहा गया है। हम चलते हैं आगे, इसके संवैधानिक प्रावधानों की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, जैसा कि हमने अभी अनुच्छेद 261 के बारे में जानकारी प्राप्त की कि अनुच्छेद 261 में कहा गया है कि जो न्यायिक कार्रवाइयों को पूरा विश्वास और पूरी मान्यता दी जाएगी, यानी कि भारत का जो राज्य क्षेत्र है उसमें हर जगह संघ और प्रत्येक राज्य के सार्वजनिक कार्य और अभिलेख और न्यायिक कार्रवाई को पूरा विश्वास दिया जाएगा, उनको पूरी मान्यता दी जाएगी। इसके बाद में हम बात करते हैं
इसका अगला पॉइंट है अनुच्छेद 19(2). न्यायालय की जो अवमानना है उसके संबंध में जो संवैधानिक प्रावधानों के हम बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम बात करते हैं अनुच्छेद 19(2). देखिए, अनुच्छेद 19(2) को समझने से पहले हम अनुच्छेद 19(1) के बारे में हम थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अनुच्छेद 19(1) में क्या कहा गया है? वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में इसमें बताया गया। जो हमारे मौलिक अधिकार है उनमें अनुच्छेद 19(1) में ये वर्णन किया गया कि जो प्रत्येक व्यक्ति है, भारत का जो प्रत्येक व्यक्ति है, जो कोई भी व्यक्ति हो, नागरिक ही इसमें जरूरी नहीं है, उन सभी को अपना मत रखने, अपना विश्वास या जो अपना जो बात, अपनी जो विचार व्यक्त करने का, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का, जो अभिव्यक्ति आदि की स्वतंत्रता उसे दी गई है, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता आ गई है, जो सार्वजनिक भाषण है, इसके अलावा जो सामान्य जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसके अंदर सम्मिलित की जाती है। और इन स्वतंत्रताओं पर अनुच्छेद 19(2) के तहत युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए जाते हैं। देखिए, युक्तियुक्त प्रतिबंध किस आधार पर लगाए जाएंगे? जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उस पर अनुच्छेद 19(2) के तहत जो प्रतिबंध लगेंगे उनके आधार होंगे, जैसे कि देश की एकता या अखंडता प्रभावित होती हो, इसे 16वें संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के द्वारा जोड़ा गया था, या फिर राज्य की सुरक्षा प्रभावित हो, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध प्रभावित होते हों, इसे प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत जोड़ा गया। इसके अलावा लोक व्यवस्था प्रभावित होती हो, इसे भी प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के माध्यम से जोड़ा गया था। शिष्टाचार और सदाचार के संदर्भ में इसमें, साथ ही इसमें जैसे न्यायालय की अवमानना, इस संदर्भ में भी अनुच्छेद 19(2) के तहत जो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उस पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसके अलावा मानहानि के संदर्भ में अपराध उद्दीपन, जिसे भी प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत जोड़ा गया। अपराध उद्दीपन से तात्पर्य है कि किसी ऐसी कोई ऐसी बात या ऐसा कोई विचार जिसकी वजह से किसी अपराध के घटित होने की जो संभावनाएं बनती हों, तो उसे अपराध उद्दीपन माना जाएगा। तो इस आधार पर भी इस पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो अनुच्छेद 19(2) के तहत न्यायालय की अवमानना पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगते हैं। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 129, यानी न्यायालय की अवमानना के लिए दंड देने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति। उच्चतम न्यायालय को ये जो अनुच्छेद 129 है, इसमें कहा गया है कि जो उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है और उसे अपनी अवमानना के लिए दंड देने का अधिकार होता है। और यही बात अनुच्छेद 215 में कही गई है, लेकिन ये उच्च न्यायालयों के लिए कही गई है कि जो उच्च न्यायालय होते हैं वे अभिलेख न्यायालय होते हैं और उन्हें अपनी अवमानना के लिए दंड देने का जो अधिकार प्राप्त होता है। इसके बाद में हम अनुच्छेद 142(2) की बात करें तो न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने या किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति को सुनिश्चित करने की जो उच्चतम न्यायालय की एक शक्ति है, जो अनुच्छेद 142(2) के अंदर वर्णित की गई है। अब हम बात करते हैं इसके विधिक प्रावधानों की। ये तो थे संवैधानिक प्रावधान, अब इसके विधिक प्रावधानों पर हम चलते हैं। तो देखिए, न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 बनाया गया, जिसमें यह जो अधिनियम है ये न्यायालय की अवमानना को परिभाषित करता है, क्योंकि संविधान इसे परिभाषित नहीं करता, इसलिए यह अधिनियम जो है इस न्यायालय की अवमानना को परिभाषित करता है। न्यायालय के किसी निर्णय, उसकी डिक्री, उसके आदेश या आदेशिका की जानबूझकर अवज्ञा को सिविल अवमानना की संज्ञा दी गई है। अब दांडिक अवमानना की जो स्थितियाँ वो क्या क्या हैं कि दांडिक अवमानना कब कब ऐसी स्थितियाँ बनती हैं कि जो अवमानना की स्थिति प्रकट होती है। देखिए, जब न्यायालय को कलंकित करने की कोशिश की जाए, इसके अलावा जो न्यायिक कार्रवाई में हस्तक्षेप या हस्तक्षेप की प्रवृत्ति प्रदर्शित की जाती है, तो ऐसी स्थिति में देखिए क्या दंड दिया जा सकता है। न्यायालय की अवमानना के लिए 6 माह का कारावास या 2000 रुपये का आर्थिक दंड उसे जो दोषी है उसे दिया जा सकता है। लेकिन ध्यान देने की बात है कि कथित अवमानना की समाप्ति के 1 वर्ष के बाद में अवमानना की कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती है। अर्थात अगर जो अवमानना जो बताई जाती है, अगर मान लीजिए कि किसी न्यायालय की कोई व्यक्ति अवमानना कर देता है और उस बात को 1 वर्ष का समय पूरा हो जाता है, तो ऐसे कथित अवमानना पर फिर बाद में 1 वर्ष के बाद कार्रवाई किया जाना संभव नहीं है। अब इसके हम आगे चलते हैं, हम इसके
अपवादों की बात कर लेते हैं। देखिए, न्यायिक कार्रवाई की जो निष्पक्ष और सटीक रिपोर्टिंग, ये अपवाद हैं। इसके अलावा न्याय की जो योग्यता के संबंध में निष्पक्ष आलोचना, केवल न्यायाधीश पर गलत तरीके से अपमानजनक टिप्पणी, कार्रवाई में हस्तक्षेप करने की प्रवृत्ति नहीं होना। और वर्ष 2006 में संशोधन किया गया कि यदि ऐसा लोकहित में किया गया है जो सत्य के रूप में प्रस्तुत है तो उन्हें अवमानना नहीं माना जाता है। तो ये जो न्यायालय की अवमानना के जो अपवाद है उनके बारे में बताया गया है कि कौन सी स्थितियों के अंदर इसे अवमानना नहीं माना जाएगा। तो ये हमारा पहला टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, जो कि है एक साथ चुनाव, यानी सिम्पटेनियस इलेक्शंस। सबसे पहले हम बात करते हैं ये चर्चा में किस लिए हैं, वर्तमान में क्यों चर्चित हैं। देखिए, कुछ समय पहले भारत के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने लोकसभा और राज्य जो विधानसभाएं हैं उनके चुनाव एक साथ कराने पर बल दिया था। तो इसी वजह से ये जो टॉपिक है ये थोड़ा चर्चित हो जाता है। अब एक साथ चुनाव का मतलब क्या है, इसका क्या अर्थ है? देखिए, इसका अर्थ ये है कि जो भारतीय निर्वाचन चक्र को इस तरह से व्यवस्थित किया जाए कि जो लोकसभा और राज्य विधानसभाएं हैं उनके लिए चुनाव एक साथ करवाए जा सके। इसके लिए निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान एक साथ दोनों के लिए जो मतदाता है वो एक साथ दोनों के लिए मतदान कर सकते हैं। एक साथ चुनाव की जो व्यवस्था है वर्ष 1967 तक तो ये व्यवस्था जारी थी, लेकिन वर्ष 1968 में और वर्ष 1969 में कुछ विधानसभाएं हैं उनका विघटन हो गया और वर्ष 1970 के अंदर जो 1970 है उसमें लोकसभा का विघटन हो गया। इसके बाद में राज्य विधानसभाओं और संसद के एक साथ चुनाव का जो क्रम है वो टूट गया और इसके बाद में चुनाव अलग अलग समय पर होने लगे। बाद में निर्वाचन आयोग ने वर्ष 1983 में एक साथ चुनाव का सुझाव प्रस्तावित किया था और इसे विधि आयोग और नीति आयोग के द्वारा भी समर्थन प्राप्त हुआ, लेकिन साथ ही दिनेश गोस्वामी समिति के द्वारा इस संदर्भ में अनुशंसा भी की गई थी। एक साथ चुनाव का यह अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि लोकसभा और राज्यसभा के जो राज्य विधानसभाएं हैं उनके लिए देश भर में मतदान एक ही दिन और एक ही चरण में किया जाए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। यानी मतदान अलग अलग दिनों पर अलग अलग तारीखों को अलग अलग चरणों में किया जा सकता है, एक ही दिन और एक ही चरण में करना आवश्यक नहीं है। इसे चरणवार तरीके से आयोजित किया जा सकता है और किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा एक ही दिन राज्य विधानसभा और लोकसभा दोनों के लिए मतदान किया जा सकता है। ये एक साथ चुनाव का अर्थ है। अब हम बात करते हैं जो भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि अनुच्छेद 324 जिसके तहत भारत निर्वाचन आयोग है उसका गठन किया जाता है, यानी अनुच्छेद 324 में इसका वर्णन किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी ECI का। देखिए, पहली बात तो ये एक संवैधानिक निकाय है और ये स्वायत्त और अर्ध न्यायिक संस्थान है। इसका जो प्रथम बार इसका जो गठन है वो 25 जनवरी 1950 को किया गया था और वर्तमान में ये जो तिथि है 25 जनवरी, इसे प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। देखिए, हम इसकी संरचना के बारे में बात करते हैं तो इसके अंदर एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं और इसके अलावा अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं जिनकी संख्या समय समय पर बदलती रहती है, कभी इनको घटा दिया जाता है, कभी बढ़ा दिया जाता है, लेकिन वर्तमान में इसकी संख्या 2 है। तो इस तरह से कुल 3 जो सदस्य हैं वर्तमान में जो निर्वाचन आयुक्त के पद पर कार्य करते हैं, जिनमें से एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और शेष जो 2 हैं वो अन्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में कार्य करते हैं। हालांकि तीनों की जो शक्तियां हैं वो समान होती हैं, उनके वेतन भत्ते, उनकी शक्तियां, सेवा की शर्तें सभी कुछ समान होते हैं, लेकिन मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है वो सभी प्रकार की जो सभाएं होती हैं उनकी अध्यक्षता करते हैं। तो ये ध्यान देने की बात है। तो अब हम बात करते हैं जो निर्वाचन आयुक्त उनकी नियुक्ति की। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इनके जो वेतन भत्ते होते हैं
वे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के समान होते हैं और इनकी नियुक्ति कर देने के बाद में इनके वेतन भत्तों और इनकी सेवा की शर्तों में किसी भी प्रकार का कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अर्थात इनमें कोई ऐसी सेवा शर्तों में या उनके वेतन भत्तों में कोई ऐसी कटौती नहीं की जा सकती है जिससे कि उन्हें कोई नुकसान हो। अब इन बात करते हैं इनके कार्यकाल की। तो जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं, चाहे मुख्य निर्वाचन आयुक्त हो या अन्य निर्वाचन आयुक्त, उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु में जो भी पहले हो वहाँ तक होता है। इसके अलावा वे किसी भी समय अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करके राष्ट्रपति के नाम अपना त्यागपत्र दे सकते हैं और इन्हें अपनी जो कार्यकाल पूर्ण करने से पहले हटाया भी जा सकता है। और इनको हटाने की जो प्रक्रिया है वो ठीक उसी प्रकार होती है जिस प्रकार से जो सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया होती है। तो इसी प्रकार से उन्हें हटाया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे वे सुकुमार सेन थे और वर्तमान में जो चुनाव आयुक्त हैं उस पद पर कार्य कर रहे हैं सुशील चंद्रा, जो कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं राज्य निर्वाचन आयोग की। तो राज्य निर्वाचन आयोग जो है उसका गठन अनुच्छेद 243 के अनुसार के तहत किया जाता है और जो राज्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की जो पदावधि और सेवा की शर्तें आदि का जो नियमन है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है और इनकी भी नियुक्ति के बाद में सेवा शर्तों में और इनके जो वेतन भत्ते हैं उनमें किसी प्रकार का कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है और ये किसी भी समय राज्यपाल के नाम से अपना जो त्यागपत्र दे सकते हैं या इन्हें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया से इन्हें पद से कार्यकाल पूरा होने से पहले भी हटाया जा सकता है। तो ये थे राज्य निर्वाचन आयोग और भारत निर्वाचन आयोग ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में संक्षिप्त सी जानकारियाँ। अब हम चलते हैं एक साथ चुनाव से संबंधित प्रावधान कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं जो एक साथ चुनाव के लिए बनाए गए हैं। देखिए, एक तो है अनुच्छेद 83 जिसके अनुसार लोकसभा यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए जो नियत तारीख होती है उस तारीख से 5 वर्ष तक वह बनी रहती है। यानी जिस तारीख को लोकसभा का गठन हुआ है उसका प्रथम अधिवेशन हुआ है उस प्रथम अधिवेशन से लेकर ठीक अगले 5 वर्ष तक की जो तारीख आती है वहाँ तक उसका अस्तित्व रहता है, इससे ज़्यादा नहीं रहता है। और 5 वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति का परिणाम लोकसभा का विघटन होता है। यह अनुच्छेद 83 के अंदर इस बात का वर्णन किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 85 की। इसमें कहा गया है कि जो भारत के राष्ट्रपति के पास केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर लोकसभा को विघटित करने की शक्ति होती है। हम अनुच्छेद 172 की बात करते हैं जिसमें विधानसभाओं के लिए 5 वर्ष की अवधि को निर्धारित किया गया है और अनुच्छेद 174 जिसमें कहा गया है कि राज्यपाल के पास में राज्य मंत्रिमंडल की सलाह पर राज्य विधानसभा को विघटित करने की शक्ति होती है। तो अब हम बात करते हैं एकल मतदाता या एक राष्ट्र एक मतदाता सूची के बारे में, कॉमन इलेक्टोरल रोल या वन नेशन वन इलेक्टोरल रोल के बारे में। देखिए, सरकार ने पंचायत, नगरपालिका, राज्य विधानसभा और लोकसभा निर्वाचनों के लिए एकल मतदाता सूची तैयार करने पर चर्चा आरंभ की है। राज्य निर्वाचन आयोग जो है यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होते हैं वो वस्तुतः नगरपालिका और पंचायत चुनाव जो होते हैं उनके संचालन के लिए उत्तरदायी होते हैं। ये स्थानीय निकायों के लिए चुनाव के लिए अपने स्वयं की मतदाता सूची तैयार करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, यानी अपनी खुद की मतदाता सूची ये बना सकते हैं अपने खुद के जो कार्य उनके आधार पर। इस हेतु जो स्टेट इलेक्शन कमीशंस होते हैं उनको भारत निर्वाचन आयोग के साथ समन्वय की आवश्यकता ही नहीं होती है, क्योंकि हम ईसीआई की बात करें, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो ये चुनाव करवाते हैं भारत के राष्ट्रपति के। इसके अलावा लोकसभा के चुनाव, राज्यसभा के चुनाव और राज्य विधानमंडलों के चुनाव, इन सभी चुनावों का जो आयोजन है और इनका संपूर्ण जो क्रियान्वयन है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या करता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन का कार्य क्या है? देखिए, इसका कार्य है
जो पंचायती राज अधिनियम 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1992 के अंदर, तो उसमें जो पंचायती राज के जो चुनाव हैं उसके तहत जो करवाए जाते हैं, उन सभी का क्रियान्वयन, उनका संचालन करने का कार्य स्टेट इलेक्शन कमीशन का होता है। इसलिए दोनों अलग अलग प्रकार के चुनाव कराते हैं, इसलिए इनमें आपसी समन्वय की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। हालांकि जो प्रत्येक जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होते हैं वो पृथक राज्य के अधिनियम के अनुसार शासित होते हैं। कुछ राज्यों के कानून जो होते हैं वो जो स्टेट इलेक्शन कमीशंस को नगर पालिका और पंचायत चुनाव के लिए भारत निर्वाचन आयोग की जो मतदाता सूचियां हैं उनका पूर्णतः उपयोग करने का जो अधिकार देते हैं, या फिर जो स्वयं जो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होते हैं उनके द्वारा मतदाता सूचियों को तैयार करके उसमें संशोधन करने का अधिकार पर भी उपयोग करने की अनुमति दी जाती है राज्यों के कानूनों के द्वारा। अब हम बात करते हैं कि वर्तमान में कुछ राज्य हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ओडिशा, असम, मध्य प्रदेश, केरल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र। इन सभी को छोड़ करके जितने भी राज्य हैं उन सभी के अंदर स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए ईसीआई की मतदाता सूची को अपनाया जाता है। यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो मतदाता सूची है उसी को अपनाया जाता है, उसी के आधार पर जो मतदान है वो करवाया जाता है। ध्यान देने की बात है कि वर्ष 2015 के अंदर जारी विधि आयोग की जो 255वीं रिपोर्ट थी और भारत निर्वाचन आयोग वर्ष 1999 और वर्ष 2004 के जो निर्वाचन आयोग थे उनमें एकल मतदाता सूची की अनुशंसा भी की गई थी। यानी इसमें बताया गया था कि एकल मतदाता सूची का निर्माण किया जाए, यानी राज्यों के लिए और केंद्र जो राज्य निर्वाचन आयोग और जो भारतीय निर्वाचन आयोग है इन दोनों के लिए एक ही जो मतदाता सूची बना दी जाए। यह अनुशंसा की गई थी विधि आयोग की 255वीं रिपोर्ट के अंदर। इसके बाद में देखिए, एकल मतदाता सूची को लागू करने के लिए देश में सभी चुनाव के लिए एक ही मतदान सूची तैयार करने के लिए अनुच्छेद 243 के और अनुच्छेद 243 ZA में संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता पड़ती है। अनुच्छेद 243 क्या है? इसमें पंचायतों के लिए और अनुच्छेद 243 ZA के अंदर नगर पालिकाओं के लिए चुनाव के लिए निर्वाचक नामावली तैयार कराने, चुनाव का संचालन का अधीक्षण, उनका निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति राज्य निर्वाचन आयोगों को प्रदान की गई है अनुच्छेद 243 के और अनुच्छेद 243 ZA के अंतर्गत। तो इसके साथ ही हमारे जो आज के करंट अफेयर्स के दोनों टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं। और अगर आप इस संबंध में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के अपनी जो क्वेरी हैं वो बता सकते हैं। साथ ही आप अपने सुझाव भी हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। तो आज की हमारी क्लास में काफ़ी बस इतना ही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।